everyone. In this chapter, we are going to learn gravitation. A stone dropped from a height falls towards the earth because the earth exerts a force of attraction called gravity on the stone and pulls it down. यदि एक स्टोन किसी ऊंचाई पर से गिरता है, आप छोड़ दीजिए, बहुमंजिला इमारत पर चले जाइए और वहां पर जाकर के आप एक स्टोन को छोड़ दीजिए, तो वह स्टोन स्वाभाविक रूप से टुवार्ड्स अर्थ की तरफ चला आएगा ड्यू टू ग्रेविटी के चलते। जिसके चलते वो अर्थ की तरफ आता है उसे कहते हैं ग्रेविटी। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स और अर्थ के बीच में, अर्थ और ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं ग्रेविटी। जैसे रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदें, जब वर्षा पड़ती है तो सारी वर्षा की बूंदें पृथ्वी की तरफ चली आती है, आकाश की तरफ नहीं जाती है, पृथ्वी की तरफ। क्यों? क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन रेन ड्रॉप्स एंड अर्थ और रेन ड्रॉप्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। उसे ही ग्रेविटी कहते हैं या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के चलते ही प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है। और इसे सबसे पहले न्यूटन ने बोला था। Newton said that an apple falls down from a tree because the earth exerts a force of attraction on it. This force of attraction is called gravitational force of earth या gravity of earth. It is said that once the great English scientist Isaac Newton was sitting in his garden under an apple tree. When an apple from the tree fell on him, Newton said that an apple falls down from the tree towards the earth because the earth exerts a force of attraction on the apple in the downward direction. This force of attraction exerted by the earth is called its gravity. ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन साहब एक बार अपने बगीचे में बैठे हुए थे, सेब के पेड़ के नीचे, एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक उसी समय एक सेब पेड़ से टूटा और टूट करके पृथ्वी की तरफ गिरा। जैसे ही पृथ्वी की तरफ वह पेड़ टूट करके गिरा कि इनके दिमाग में एक घंटी बज गई। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा जरूर इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी है जो कि प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, हर एक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, इसी के चलते। और इनके दिमाग में यह घंटी बजा और इसी घंटी के चलते इन्होंने इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया ग्रेविटी। इसका नाम क्या दिया? ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ का ही दूसरा नाम है ग्रेविटी ऑफ अर्थ। The force with which the earth pulls the objects towards it is called the gravitational force of earth या gravity of earth। जिस फोर्स से पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसी फोर्स को कहते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये आकर्षित कौन कर रहा है, कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ कर रहा है, इसलिए कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। दुनिया की कोई भी वस्तु, इन दिस यूनिवर्स एनी टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। प्रत्येक ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे घर में एक लैपटॉप है और एक मोबाइल है, तो एक लैपटॉप और एक मोबाइल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहता है, और ये होता है जिस फोर्स के चलते, उसी फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। लेकिन इसकी मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है, नगण्य होती है, नेग्लिजिबल होती है। इतना कम होता है कि वो उसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं, और वो किसी काम का है नहीं।
क्योंकि जो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मास पर डिपेंड करता है कि कितना मास है, और ये पृथ्वी का जो मास है उसकी तुलना में किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है। तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट्स को पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, क्योंकि उससे हजारों लाखों करोड़ गुना पृथ्वी का मास होता है। प्रत्येक ऑब्जेक्ट से, कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे उसका मास जो है अर्थ की तुलना में बहुत कम है। इसीलिए प्रत्येक ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है, और पृथ्वी के खींचने की जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा होती है किसी ऑब्जेक्ट की तुलना में। तो इट इज ड्यू टू द gravitational force of earth that all the objects fall towards the earth when released from a height. Gravitational force or gravity is always a force of attraction between two objects or two bodies. दो ऑब्जेक्ट्स और दो बॉडीज के बीच लगने वाला यह एक अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स। इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कुछ फोर्स से। द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। और जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसी फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। If the masses of the objects or bodies are small, then the gravitational force between them is very small, which cannot be detected easily. For example, two stones lying on the ground attract each other, but since their masses are small, the gravitational force of attraction between them is small, and hence we don't see one stone moving towards the other stone. हमारे आसपास पड़े हुए दो पत्थर को आप ले लीजिए, ये दोनों स्टोन जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होता है। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज इज वेरी बिग, हैविंग ए वेरी बिग लार्ज मास, then the gravitational force becomes very large and its effect can be seen easily. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक स्टोन है और दूसरा अर्थ है, और इन दोनों में अगर हम लोग तुलना करें तो अर्थ के सामने स्टोन का कोई वैल्यू नहीं है इसके मास का। यानी अर्थ का मास जो है स्टोन की तुलना में इनफाइनाइट टाइम्स बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ जो होता है वो टुवार्ड्स अर्थ होता है, अर्थ की तरफ ज़्यादा होता है। स्टोन भी खींच रहा है अर्थ को अपनी तरफ, और अर्थ भी खींच रहा है अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा रहेगा? अर्थ का, ड्यू टू इट्स हैवी मास। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोन लाइंग एट ए हाइट एंड द अर्थ attract each other, and since the earth has a very large mass, the gravitational force of attraction between them is very large, due to which when the stone is dropped it moves down towards the earth. और जैसे ही स्टोन ऊपर से छूटेगा, छोड़िएगा आप किसी बहुमंजिला इमारत से, तो वो आपको अर्थ की तरफ चला आएगा। नहीं तो आप नीचे से अगर आप किसी स्टोन्स को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो धीरे धीरे स्टोन्स ऊपर जाएगा और उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उसके बाद वो फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा तेजी के साथ। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट्स के अट्रैक्शन फोर्स से बहुत ज्यादा होता है। अर्थ प्रत्येक चीज को अपनी तरफ खींचती है, और वो खींचने का जो फोर्स है वही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक लॉ है जिसे कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो दिया गया है न्यूटन के द्वारा, वाज गिवन बाय न्यूटन, सो इट इज आल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी
with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. दुनिया की सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करती है वह उन दोनों के, यदि इसका m1 मास है और इसका m2 मास है, तो इन दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इनके बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस r है, वो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट का होती है। और इसे ही कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। और ये डायरेक्शन जो इसका होता है, ये दोनों के सेंटर्स को जिस लाइन से ज्वाइनिंग होगा उसी लाइन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन होते हैं दिस फोर्स का। देखिए हम लोग देखते हैं, सपोज टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेज m1 एंड m2 आर लाइंग एट डिस्टेंस r। दो ऑब्जेक्ट है, एक m1 है दूसरा m2 है, एक a बॉडी है और एक b बॉडी है। ये r डिस्टेंस पर दोनों बॉडी बैठी हुई है। ईच अदर लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज बॉडीज बी f। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन f अप्लाई होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार फर्स्ट कंडीशन जो कहा गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मासेज का, m1 और m2 का। यानी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दूसरा सेकंड कंडीशन है, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनके बीच की जो दूरी होती है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर का होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यदि इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन कर दें तो हमें यह इक्वेशन आएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। अब ये जो हमारा इक्वेशन आ गया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, और इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी फोर्स का नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स F। और जब हम इसको इक्वलिटी के साइन में लाते हैं F बराबर, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को कहते हैं G। और इस G कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक कांस्टेंट आया G इंटू F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 बाई r स्क्वायर। यह हमारा फार्मूला हुआ। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। इसी फार्मूला से आपको ग्रेविटेशनल का न्यूमेरिकल्स हल होंगे। तो ये जो G है, इस G का नेम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेयर G इज ए कांस्टेंट नोन एज ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। और ये जो G का जो वैल्यू होता है वो किस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता है। यदि दोनों मीडियम है, अगर वो मीडियम सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, वैक्यूम में हो, कहीं भी हो, उस पर इस G का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। सभी जगह इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग कहते हैं क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द बॉडीज हैविंग मास। क्योंकि यह जितने भी बॉडी जिसके पास मास है उन सभी में एप्लीकेबल है। जिसके पास मास है उसी में एप्लीकेबल है। वेदर द बॉडीज आर बिग और स्मॉल, बॉडी बड़ा हो या छोटा हो, सभी पर एप्लीकेबल है। वेदर द बॉडीज आर टेरेस्ट्रायल विच आर ऑन अर्थ, या तो बॉडी टेरेस्ट्रायल हो या अर्थ हो, कोई भी हो अर्थ पर। सेलेस्टियल विच आर इन आउटर स्पेस, हमारे बाहरी स्पेस में भी हो, जैसे सच एज स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, प्रत्येक ऑब्जेक्ट्स पर यह हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल है।
Universal law of gravitation G. According to universal law of gravitation, the gravitational force F between two bodies of mass m1 and m2 placed at distance r apart is given by, जब दो ऑब्जेक्ट m1 m2 को हम लोग r डिस्टेंस पर रखते हैं तो हमारे को F बराबर फॉर्मूला क्या आता है, G इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। और इसी फॉर्मूला से अगर हम लोग लिखेंगे तो हमारे को आ जाएगा G इज इक्वल टू, हमारे को क्या हो जाएगा, G को एक साइड हम ले लेते हैं तो F इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटा में m1 इंटू m2। ये हमारे को G बराबर आया। अब G बराबर जो हमारे को आया, G हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना। तो G का अगर हम लोग यूनिट निकालना चाहें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन लिख दीजिए, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन। दूसरा आर स्क्वायर का यूनिट, आर डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बटा में और m1 इंटू m2 यानी m1 मास किलोग्राम इंटू m2 मास किलोग्राम, यानी यूनिट क्या हो गया न्यूटन, न्यूटन का शॉर्टकट n हो गया, n मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इसका यूनिट हो गया। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं एक लाइन में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या हम लोग यूं लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, अब हम G का वैल्यू देखते हैं। तो G का तो यूनिट आप लोग निकाल लिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और G बराबर फॉर्मूला भी आपको निकाल लिए हैं कि F इंटू आर स्क्वायर बटा में m1 इंटू m2। अब हम लोग इसका G का जो कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, अब इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू जो होता है कांस्टेंट है, वैरी तो करेगा नहीं, सब जगह समान ही रहेगा, तो क्या वैल्यू है वो निकालते हैं। इफ द मासेज m1 एंड m2 ऑफ द टू बॉडीज आर 1 kg ईच एंड द डिस्टेंस r बिटवीन देम इज 1 मीटर। हम लोग दो गोला लेते हैं, एक गोला m1 और दूसरा गोला m2 है। अब ये दोनों का जो मास जो है ना 1 kg ही रहेगा, दोनों 1 kg का है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है r वो 1 मीटर है। डिस्टेंस कितना है r, 1 मीटर, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे को क्या आ जाएगा, F बराबर G, क्योंकि m1 का वैल्यू 1, m2 वैल्यू 1, r 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो F बराबर क्या आ जाएगा G, यानी कि जो फोर्स है वो फोर्स हमारा किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा वो न्यूमेरिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बराबर होगा, विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेज केप्ट एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, जो कि दो ऑब्जेक्ट m1 और m2 दोनों का मास क्या है, यूनिट 1 kg और डिस्टेंस 1 मीटर यूनिट है। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G हैज बीन फाउंड टू बी, और ये पाया गया है कि G का जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कहने का अर्थ हुआ, यदि हमारा दो ऑब्जेक्ट है m1 और m2 और इन दोनों का मास जो है 1 kg है ईच, दोनों का मास कितना है 1 kg, और इस दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वह r, वह 1 मीटर है, यानी 1 मीटर पर दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 1-1 kg का, तो इस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G के बराबर, और दैट G इज इक्वल टू कितना 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। देख रहे हैं 10 टू द पावर -11, यानी कितना छोटा फोर्स है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी इतना छोटा है कि इस फोर्स का तो इफेक्ट पता ही नहीं चलेगा।
द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज, और ये दोनों लाइन जिससे ज्वाइन हो रहा है इसका सेंटर, उसी के अलोंग इसका डायरेक्शन होता है। तो ये फोर्स तो हमारा बहुत छोटा है ना, कैसे 6.67 बटा 10⁻⁻11 का मतलब क्या हो गया 1 पर 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इतना फोर्स है। ये फोर्स बराबर ये आ गया ये न्यूटन, दैट इज इक्वल टू, अगर आप ऊपर ले जाइएगा इसको तो क्या हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 667 न्यूटन। अब सोचिए ये कितना छोटा इकाई है। अब ये इतनी छोटी इकाई है कि ये फोर्स तो कभी पता चल ही नहीं सकता है। एक केजी के ऑब्जेक्ट इतना छोटा फोर्स से एक दूसरे को खींचते हैं, इतने स्मॉल फोर्स से दूसरे को खींचते हैं। तो जी का वैल्यू आपको मालूम हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब देखिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1। इस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ मास 1 kg, मास लाइंग ऑन द ग्राउंड, मास ऑफ अर्थ बराबर 6 इंटू 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, एंड जी बराबर 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहां पर हमारे को दिया हुआ है क्या m1, मास ऑफ अर्थ हमारे को दिया हुआ है कितना 6 इंटू 10⁻24 kg, ये हमारा 6 इंटू 10⁻24 kg क्या है अर्थ का मास है, और दूसरा हमारा बॉल का मास है कितना 1 kg का। ठीक है, तो m2 बराबर कितना हो गया 1 kg, लिख दिए m1 और m2 लिख लिए। और उसके बाद हमारे को रेडियस ऑफ अर्थ, ये जो बॉल है ये ठीक अर्थ पर रखा हुआ है, तो रेडियस ऑफ अर्थ देख लेते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, तो r बराबर हो गया 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। ये तो किलोमीटर में है तो इसे मीटर में बदलेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो इससे गुना होगा, है ना, इससे गुना कर देंगे 10⁻³ से, तो हमारे को मीटर में आ जाएगा कितना 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये हो गया रेडियस, हो गया डिस्टेंस बिटवीन बॉल एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ये सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है फोर्स। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। अब हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो F बराबर G का वैल्यू कितना होता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 गुना m1 हमारा हो गया मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg हो गया, m2 हमारा 1 kg, तो गुना 1 बटा में r का स्क्वायर, तो डिस्टेंस हमारे को है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, तो वो लिखें 6.4 इंटू 10⁻6 हो गया। अब इसको हल करेंगे, तो आप जब इसे हल करेंगे तो न्यूमेरिकली आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो आपको आ जाएगा 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये हो गया हमारे को आंसर। यानी कि 9.8 न्यूटन के फोर्स से आपको ये इस 1 kg के ऑब्जेक्ट को अर्थ खींच रही है। प्रॉब्लम 2, सेकंड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁴ kg एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg। यहाँ दो ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, एक मास ऑफ अर्थ यानी m1 बराबर 6 इंटू 10⁻24 kg
दूसरा मास हमें दिया गया है मास ऑफ मून दैट इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg। तो m2 बराबर 7.4 इंटू 10⁻22 kg। If the distance between the earth and moon is 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर और डिस्टेंस r बराबर है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। मीटर में बदलेंगे तो 3 से गुना हो जाएगा, इंटू 10⁻3 से गुना होगा तो 3.84 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 8। क्लियर है मीटर। और g का वैल्यू दिया हुआ है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून। अब अर्थ मून पर कितना फोर्स लगा रहा है ये हमें निकालना है और g बराबर वैल्यू तो हमें दिया हुआ है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा F बराबर g इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो F बराबर हमारे को आ जाएगा, G हमारा है, सबसे पहले उसका वैल्यू लिखे 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू, अब M1 लिखते हैं, M1 हमारा है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg इंटू M2 लिखते हैं 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22। क्लियर है। और नीचे में बटा आपका रेडियस हो गया 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8, 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम लोग इसे हल करेंगे तो आपको F बराबर आ जाएगा हल करने पर 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन्स। यानी इतना फोर्स से अर्थ जो है वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर आंसर। ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो कि पूरे सोलर सिस्टम को बैलेंस करके रखता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करा के रखता है। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ विच कीप्स द अर्थ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। यह ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी मदद से आपके सूर्य के चारों तरफ, इस सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो परिक्रमा करते रहते हैं अपने पाथ पर। The tides in the sea formed by the rising and falling of water level in the sea are due to the gravitational force। और जो समुद्र में लहरें उठती है टाइड्स, वो भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मून एंड सन के बीच में उसके चलते होती है, एग्जर्ट ऑन द वाटर सरफेस इन द सी। चंद्रमा और सूर्य मून एंड सन के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड हो रहा है अर्थ पर, अर्थ के वाटर सरफेस पर, उसी के चलते आपका टाइड्स, हमारे अर्थ पर टाइड्स राइज करते हैं और फॉल करते हैं। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मासेज ऑफ द सन। और इसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से ही हम लोग सूर्य के मास को, सन के मास को मेजर करते हैं, या अर्थ मून इन सब के मास को हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं। किसके चलते? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के चलते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्कवरिंग न्यू स्टार्स एंड प्लैनेट्स। हमारे को अगर अर्थ का मास मेजर करना है तो इसे तराजू में थोड़े ही तौल लेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ऑल्सो एक्सप्लेन्ड केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। न्यूटन साहब ने जो केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन है उसे एक्सप्लेन भी किया है अपने इस ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से।